पब्लिक को मालूम नहीं उस रिपोर्ट में क्या लिखा, जनता को पता नहीं कि उन्होंने क्या एसेस किया, और उन्होंने रिपोर्ट सरकार को दे दी और सरकार ने असेंबली में इसको बिल लाकर कानून बना दिया, क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन है। जब रिपोर्ट ही किसी के हाथ में नहीं है, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दिए, कैसा दिया, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको पूरा लागू कर दिया आपने गुजरात के हर समुदाय के ऊपर सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, जो गुजरात में करीब कितना 16% के करीब उनका 16% है ना शेड्यूल्ड ट्राइब, 16% के करीब उनका पॉपुलेशन है। तो यूनिफॉर्म कैसा हुआ बताइए? वो यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा ये है कि आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि जिसका कस्टम एंड यूसेज होगा, यूसीसी उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बाज कस्टम यूसेज गुजरात में है, नौत्रो है और फूलहार है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं है, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तस्वुर है, उसको एक्सेप्ट किया था, आप उसको मुसलमानों पे लागू कर रहे। चौथी बात यह है कि को पार्सनर प्रॉपर्टी में आपने बोल दिया कि चाइल्ड इन वूम, आपने डिवोर्स का मसला बना दिया कि नहीं, अब तलाक होगा ही नहीं, खुला भी नहीं होगा, मुबारात भी नहीं होंगे। अब किसी का शादी खत्म करना है मुसलमान को, तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये सब जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसको आप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आप हिंदू धर्म का कानून आप हिंदू धर्म के मानने वालों पे लगाइए, बहुत अच्छा है। ये यूनिफॉर्म कहां है ये? और मैं किसी धर्म की चीजों को क्यों मानूंगा? मैं, ये तो मेरा आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, फिर आप बोलते कि लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, माने शादी का तो अब कोई शादी नहीं करके ऐसा ही किसी के साथ रहेगा, तो कहां गए मॉरल्स आरएसएस बीजेपी वालों के? इस्लाम में तो हम किसी गैर महरम औरत को या किसी गैर महरम औरत किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकते। आप बोल रहे लिव इन रिलेशनशिप करो, कैसा करो? रजिस्ट्रेशन करा लो उसका, फिर टर्मिनेट करना है तो उसका टर्मिनेट का वो करा लो। ये क्या बात है? सैंक्टिटी ऑफ मैरिज तो खत्म हो गया ना। माने आप बगैर शादी करे किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं आप, वो तो इस्लाम के धर्म के खिलाफ है, वो तो हो ही नहीं सकता। और फिर आप बोल रहे मेंटेनेंस एलिमनी होगा, वो भी हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट के तहत होगा। फिर आप उसमें बोल रहे कि सक्सेशन होगा तो हिंदू धर्म के मुताबिक होगा। इस्लाम में क्या है? अगर मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मैं उसका एक शेयर हिस्सा है, मैं 1/3 अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकता। मैं 1/3 प्रॉपर्टी किसी को दे ही नहीं सकता मैं। और अगर मैं 1/3 प्रॉपर्टी नहीं दे सकता हूं, मगर आप अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में विल पावर है,
अगर आपके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो आप एक को दे सकते पूरा प्रॉपर्टी अपना। इस्लाम में नहीं दे सकते ऐसा। तो ये कौन सा इंसाफ कर रहे बोलो आप बोल रहे जेंडर जस्टिस। कहां का जेंडर जस्टिस हो रहा है? विल पावर से कोई भी अपना पूरा प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकता है। ये कहां जेंडर जस्टिस है? अब लोग बोलेंगे कि हाँ, मैंने अपनी बेटी की शादी किया, उसमें खर्चा हो गया, उसका हिस्सा नहीं होगा। अरे भाई, इस्लाम में तो ऐसा अलाउड नहीं है ना। इस्लाम में तो देना ही पड़ेगा। और भाई जेंडर, अरे भाई ये बताओ, इस्लाम में पहला धर्म था पूरे दुनिया में जिसने बेटी को अपने बाप की जायदाद में हिस्सा दिया। दुनिया का पहला धर्म है ये। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता जो इस्लाम धर्म बोला। अब बोलते हैं बेटी को आधा नहीं मिलता। अरे बेटी को बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता है, अगर भाई का नहीं रहा उसमें भी मिलता। माने देयर आर 32 वेज वेर इन, माने उससे ज्यादा भी है जो महिला को हिस्सा मिलता है। आपने विल पावर लिख दिया, तो विल पावर के जरिए से तो आपने तो सबका नुकसान कर दिया। अब कहां जेंडर जस्टिस होगा बताइए? जेंडर जस्टिस होगा ही नहीं। और ये प्रॉपर्टी राइट्स जो इस्लाम में है उसको आप ये बोलते हैं कि जेंडर बायस नहीं। जेंडर बायस नहीं है उसमें, बिल्कुल जेंडर बायस नहीं है। आपने पूरा जितना डिवोर्स का तरीका था इस्लाम में उसको खत्म कर दिया। और आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस कानून को कोई के बरखिलाफ काम करेगा तो उसको फाइन भी मिलेगा और उसकी जेल भी होगी। ये क्या है? ये लिव इन रिलेशनशिप आप बोल रहे कर लो, हाँ? और आपके धर्म का कानून मुझ पर क्यों लागू कर रहे हैं आप? ये इंसाफ है क्या बताइए आप? यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं इसमें। आपके धर्म के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उस पर चलिए, हम और कोई इतराज नहीं है। मगर आप कैसा बोलेंगे कि आपके धर्म के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा होगा? आप तो माने आप पूरा इसको हिंदू कोड मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप सब पे लागू कर रहे हैं और 16% ट्राइबल को आप उसमें एक्सक्लूड कर दिए और जिसका कस्टम एंड यूसेज है उसको भी आप एक्सक्लूड कर दिए। तो ये सरासर गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये बीजेपी की जो नफरत की आइडियोलॉजी है माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, इसका खुला सबूत है। और उत्तराखंड में जो है कट एंड पेस्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट में, उसको आप यहां पर लागू कर दिए। तीसरी बात यह है कि यूसीसी के ताल्लुक से इंडियन सक्सेशन एक्ट है, सेकुलर एक्ट है, आप अपना लो उसको। एडॉप्शन एक्ट है, अपना लो उसको आप। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अपना लो उसको आप। मगर आप उसको छोड़ दे के ये सब चीजों को आप लेके मुसलमानों पे लगा रहे। मकसद एक ही है कि मुसलमान अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दें, उनका कोई रिलीजन से ताल्लुक ना हो। अरे भाई, मेरी शादी आग के 7 फेरों से या फूल माला से शादी नहीं होती मेरे पास, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि खुतबा होगा, विटनेस होगा, उसके बाद मियां बीवी हस्बैंड एंड वाइफ बनते हो लोग। आप उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो सरासर ये जुल्म है, नाइंसाफी है। और हमको पूरा यकीन है कि हम जब कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हमको कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 21 का, 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और कहां यूनिफॉर्मिटी है? आप ट्राइबल्स को छोड़ दे रहे हैं और आप कस्टम एंड यूसेज के नाम पे उसको छोड़ दे रहे हैं। विल पावर आप देकर बोल रहे हैं कि भाई अब कोई मुसलमान भी अपनी बेटी को नहीं देगा, वो किसी को बेटे को दे देगा आपने। बल्कि विल पावर में ऐसा भी है कि बेटा बेटी को छोड़ के कोई घर के नौकर को भी दे सकता है। मैं घर का नौकर था, मैं नौकर दे दूंगा, बेटा बेटी कहां जाएंगे? नहीं, विल पावर है। ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना। तो ये हमारा इस यूसीसी के बिल के ऊपर बोलना था। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, अगर आप इजाजत दिए तो वही बोल देता हूं मैं। ये आपका है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, वही बोलूं या आपको नहीं पूछना है? हाँ, हाँ, नहीं, मैं खत्म कर रहा था। चाचा, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, बिल्कुल पूछिए आप, आपको पूरा सवाल पूछने का हक है, मेरे को जवाब देने का पूरा हक है।
तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के बोलता हूं मैं आपको, ये डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी का वर्ड अमित शाह उसको बहुत पॉपुलर किए थे। तो क्रोनोलॉजी ये है कि 1986 में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया, क्योंकि उस वक्त राइट्स थे और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बनाया गया कि डिस्ट्रेस सेल रोकने के लिए। फिर 1991 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का इशू उरूज पे था, तो उसको फिर लागू किया गया। उस वक्त क्या था, क्या बोला गया कि कलेक्टर से परमिशन लेना सेल करने से पहले, और उसमें दो कंडीशन थे, फ्री कंसेंट और रीजनेबल सेल प्राइस होना चाहिए 1991 में। 1995 से बीजेपी की सरकार आ गई, तो अब उस वक्त से परमिशन देना या नहीं देने का जो कलेक्टर के पास था वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे शुरू हो गया कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, डिनाई करेंगे। फिर 1996 में हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर फ्री कंसेंट है और रीजनेबल वैल्यू है तो कलेक्टर हैज नो जुरिस्डिक्शन टू फर्दर कंसिडर एनी अदर इशू, और कलेक्टर अगर इन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज नहीं करता है, माने कलेक्टर इसको नहीं देख रहा है फ्री कंसेंट रीजनेबल प्राइस, तो फिर कलेक्टर को इजाजत नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। 2002 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि एनी थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड अदर देन द सेलर एंड द बायर वुड हैव नो लोकस स्टैंडाई और अथॉरिटी टू ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजैक्शन, हेंस द नेबर्स वे प्रिक्लूडेड। माने अगर कोई पड़ोसी बोलेगा दो आप बेच रहे मैं खरीद रहा हूं, पड़ोसी को अख्तियार नहीं उस पर ऑब्जेक्ट करने का, 2002 का हाईकोर्ट का ऑर्डर है। 2010 में फिर हाईकोर्ट ने थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया, एक हिंदू हित रक्षक समिति थी उनका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया, मगर इसका मिसयूज चलता गया। फिर 2020 में फिर से हाईकोर्ट ने अर्लियर हैविंग कंसिडर्ड द अर्लियर जजमेंट्स, फिर से हाईकोर्ट ने रिटेरेट किया कि फ्री कंसेंट होना चाहिए और रीजनेबल वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल ग्रांटिंग रिजेक्टिंग एप्लीकेशन अंडर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। फिर थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्शन उन्होंने खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। ऐसा सिमिलर रहा। अब 2020 में ये इनके हाईकोर्ट की जजमेंट पसंद नहीं आई बीजेपी सरकार को, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, क्या उसको भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, और उसको क्या हुआ, ये अमेंडमेंट को स्टे मिल गया था। तो 2026 में बीजेपी की सरकार ने एक नया उसमें शगुफा छोड़ दिया कि एग्रीव पर्सन होगा। अरे भाई, एग्रीव पर्सन तो अब कोई भी हो जाएगा, अब तो सिर्फ मुसलमान नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई रूलिंग पार्टी के आदमी को हफ्ता नहीं मिला तो बोला एग्रीव पर्सन हो गया। ये तो सबको कमीशन हो जाएगा। तो आपने तो कमीशन लेने का तो लीगलाइज कर दिया तरीका बीजेपी ने, एग्रीव पर्सन हो जाएगा। और उसमें क्या किया, कम्युनल टेंशन और लाइक्लीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू कम्युनल टेंशन। इसका मतलब क्या है बताओ, डेफिनेशन क्या है? कम्युनल टेंशन और लाइक्लीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन एक ही है, इसका डेफिनेशन एक ही है कि मुसलमान अपनी जायदाद को बेच नहीं सकेगा, ना किसका खरीद सकेगा हिंदू का। और बॉर्डर एरियाज होगा वहां पर बोलेंगे नहीं ये कम्युनल टेंशन होगा। तो हमारा मानना यह है कि अर्लियर हाईकोर्ट के जो जजमेंट्स है उसकी नजर में ये सब के सब जो बनाया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और ये मैलिशियस इंटेंशन से पुराने हाईकोर्ट के जजमेंट्स को ओवररूल करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। और ये थर्ड पार्टी का जो एग्रीव्ड पर्सन बनाया गया है, इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, कॉरपोरेटर को और आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्री हैंड दिया जाएगा कि आप बस जाकर ट्रांजैक्शन को रुका दो और ऑब्जेक्शन करते रहो। ये इसका क्रोनोलॉजी है। अब आपको लास्ट में इतना बताऊंगा मैं, ये अहमदाबाद में, वेस्टर्न अहमदाबाद है, एसजी हाईवे है, वहां पर कुछ होगा वो तो सिंगापुर की तरह नजर आता है वहां पे। अब कहां पर प्रॉब्लम होगा? जुहापुरा में होगा, कालूपुर में होगा, दरियापुर, पलाडी,
नवरंगपुरा, जमालपुर, खानपुर, जुहापुरा, वटवा में होगा। तो ये बनाया गया इसलिए सिर्फ और सिर्फ के यहां पर तकलीफ पहुंचाओ। ये हमारा मानना है। ये कानून भी गलत है और हम उम्मीद करते कि जब ये चैलेंज होगा हाई कोर्ट में, पहले जो डिसीजंस की रोशनी में हाई कोर्ट इसको भी इंशाल्लाह हमारे जो भी कोर्ट को जाएंगे जिम्मेदार लोग वो उसको बताएंगे हाई कोर्ट को कि आपके अर्लियर जजमेंट्स को ये लोग इस तरह ओवरकम कर रहे हैं कि एग्रीव पर्सन्स का एक नया आपने शगुफा छोड़ दिया, कम्युनल टेंशन और लाइवलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ। ये क्या है भाई? और फिर आखिरी बात ये है, हम बीजेपी सरकार से पूछना चाह रहे हैं, आप तो बड़ा पीसफुल स्टेट बोलते हैं इसको, तो पीसफुल स्टेट नहीं है। अगर पीसफुल स्टेट होता तो तुमको कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीसफुल स्टेट नहीं है फिर ये। और फिर आप बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यहां पर आप हिंदू कानून को मुसलमानों पे लागू कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, न मुसलमान हिंदू खरीद सकता। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है देखो आप। तो नफरत की बुनियाद पर ये पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है और ये देश के हित में नहीं है। ये देश के हित में नहीं है। आप अगर एक धर्म के लॉस को दूसरे धर्म के मानने वालों पर लागू करेंगे, ये देश के हित में नहीं है। ये देश के संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एश्योरेंस दिया उसके खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, राइट से पूछने दो भाई, राइट विंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को अंतिम जिम्मा कहा है, इससे आपकी छोड़िए ना ए छोड़िए ना, उसका काम खाली पुकारना है, छोड़ो ना। अरे हम छोड़िए तो। हाँ 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 किया जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम हो, हाँ। तो आर यू कंसिडरिंग ऑफ वर्किंग विद द इंडिया अलायंस? नो, योर क्वेश्चन, योर आर यू बी टीम ऑफ बीजेपी? I am the original M team. I am the original M team. इसका मुस्लिम माइनॉरिटी मत निकालिए, मार्जिनलाइज सेक्शन का टीम हूं मैं। आज सुन, आप देखो, या तो आप कांग्रेस के बोल दो मेरे को, नहीं है ना आप, है क्या, है या नहीं है? नहीं है ना, सुनो फिर जवाब मेरा, मैं ओरिजिनल M टीम हूं। दूसरी बात यह है कि आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम एमपी गुजरात में कब जीता था? मैं तो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूं। 84 चाचा, 84 अहमद पटेल, लोकसभा राज्यसभा थे एहसान जाफरी साहब। अच्छा चलिए, आपकी सुन, तो मेरे को बहस मत करिए। नो डोंट कमेंट, नो लिसन टू मी, यू वांट टू। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे ठहरो ना, आप मेरे को बोलने दो ना, हमको बोलने दो। तुम सवाल करो, हमको बोलने दो। नहीं, अच्छी छोड़िए ना, हमको बोलने दीजिए। आप अपना एजेंडा लेकर आए तो अलग बात है। 91 से अभी तक कोई मुसलमान एमपी नहीं जीता। मान लीजिए 91 नहीं जीता, मेरी वजह से? किसकी वजह से? आज देश की पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। आसाम की मिसाल ले लो आप, 50 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, 50। अभी मुख्यमंत्री कांग्रेस के एमपी थे, रिजाइन करके चले गए, उनका प्रेसिडेंट चला गया, मेरी वजह से। नहीं, मेरे पे डालना चाह रहे तो मेरे लिए बैच ऑफ ऑनर है, मेरे को एतराज नहीं है, मगर हकीकत कुछ और है। अब ये जो यूसीसी का बिल है, कांग्रेस क्यों ने डिवीजन का मुतालबा किया असेंबली में? उत्तराखंड में वॉइस वोट में कांग्रेस भी शामिल है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जाकर उठाकर देख लो, 2019 में अमित शाह ने उसको और खराब किया। कांग्रेस क्या जेल अपोज किए, डिवीजन कराए हम लोग।
ओम बिरला साहब स्पीकर थे, वो बोले कि ओवैसी तुम अमेंडमेंट मूव करेंगे, तुम दो ही है। मैंने सर अल्लाह है मेरे साथ। 2008 में या 9 में चिदम्बरम ने यूएपीए को पोटा हटाकर किया। मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ वोट दिया। मेरा भाषण है, जाकर देखो जिसको सुनना आता है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म विल बी यूज्ड अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बच्चों को बेल नहीं दिया, उन्होंने उसी डेफिनेशन का हवाला दिया जिसका मैं अपोज किया था। सो आप लोग जो है थकते नहीं है मेरे से पूछने, जहां मैं दिख गया आपको नजर आता फुला टीम ये टीम। तो एनीवे आपका राइट है, इसका जवाब ये है। मुद्दा ये आता है कि आपने अभी बोला 529 जगह पे आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे। खाली 529 जगह पे क्यों? क्योंकि इलेक्शन तो 9000 से ज्यादा सीट पे हो रहा है। अरे अभी नहीं, अरे पार्ट वन सुन लो। अभी नहीं, अभी तो जल्दबाजी में ये 2-3 दिन का अभी बढ़ सकता है। वो कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं है वो। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है? बढ़ा तो क्यों बढ़ा, लड़ा तो क्यों लड़ा, खाया तो क्यों खाया, उठा तो क्यों उठा, आया तो क्यों आया। तो ये सवाल चलता रहेगा। अभी तो अभी ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसको बढ़ा सकते। जैसे आपने कहा कि हमारे वजह से कांग्रेस नहीं हारती है, पर वो बार बार उनकी तरीक हर सभा में, हर प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि एमआईएम की वजह से हम हारे। तो इस बार ये प्रचार यही कर रहे हैं। कल ट्वीट किया था उन्होंने फेसबुक पे। साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। हाँ, फिर अरे ये क्या है? साबिर भाई उसकी वजह से हार गए। ने जो पूछ लिए दोबारा मत पूछिए। जो पूछ लिए भाई, देखिए रिपीट करेंगे तो फायदा नहीं है। नो आंसर्ड यू, नो। एक बात सुनो, देखो बॉस, ऑब्जर्वेशन मत दो, क्वेश्चन करो। नहीं, सुन, बंगाल में कांग्रेस किसके साथ लड़ रही है इलेक्शन? अकेले लड़ रही है। वहां क्या कर रही है फिर? कांग्रेस अलग, सीपीआई सीपीएम अलग। वहां पे क्या हो रहा है बताइए? अरे सुनिए, और एक बात, बिहार में क्या हुआ? बिहार राज्यसभा में क्या हुआ? नहीं याद है आपको? याद दिलाऊं? अरे आपको सब याद है, आप जहीन आदमी है। सुनिए, 5 एमएलए हमारे बिहार में थे। 5 एमएलए हमारे बिहार में थे। हमने कांग्रेस के 6, तेजस्वी यादव ने हमारा अख्तर उल ईमान से मिला के सपोर्ट करो। पहला तुम लोग डिसाइड करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट किए। 6 में कांग्रेस के 3 गायब, आरजेडी का 1 गायब। मैं क्या पढ़ के फूका था बोल के है? हैदराबाद में जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन हुआ, नवीन यादव हम सपोर्ट करे, वो जीता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, मैं 1 एमपी। कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर मुझसे बात नहीं किया। हमारा चीफ मिनिस्टर मुझसे 2 मरतबा बात किए, रेवंत रेड्डी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम सपोर्ट किए। क्या थे? चुनाव लड़ना मेरा राइट है, मैं कोई एनजीओ नहीं हूं। जीत हार लगी भी है। आप 3 मरतबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री आप बना दिए। कितने सीट लड़ती है कांग्रेस पार्टी भाई? 400-500 लड़ते हैं ना।